नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता मोनिका सिंह जी, जो देंगी आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम कानूनी सलाह में स्वागत है। मैम थैंक यू हर्ष। जी हाँ दर्शकों, आज हम मोनिका सिंह जी से जानने वाले हैं बदलते कानूनों के बारे में। और मैं आपको बताता चलूँ कि 1 जुलाई से जो कानून हैं, आईपीसी की हम बात करें, सीआरपीसी की बात करें या एविडेंस एक्ट की बात करें, वो चेंज हो गए हैं। आईपीसी को रिप्लेस कर दिया है भारतीय न्याय संहिता ने, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने रिप्लेस कर दिया है। और जैसा कि आज हम मैम से जानने वाले हैं कि जब ये कानून बदल गए हैं तो क्या इम्पैक्ट डालेंगे आपके और मेरे जीवन पे, और किस प्रकार से हम जब रेमेडीज़ की बात करते हैं, और कहा यह जाता है कि कोर्ट कचहरी जाने से लोगों को डर लगता है और काफ़ी समय लगता है और भी उसमें काफ़ी लिटिगेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम कैसे अब नए कानून आने से हल करेंगे, तो आज हम मोनिका सिंह जी से इसमें जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय न्याय संहिता अब लागू हो चुकी है, बीएनएस, मेरे हिसाब से आप सब एडवोकेट्स उसको बीएनएस बोलते होंगे, जैसे पहले आईपीसी कहा करते थे, और मुझे लग रहा है आप लोग भी अभी थोड़ा सा फेमिलियर होने की कोशिश कर रहे होंगे बीएनएस से। तो ये बीएनएस जो लागू हो गई है, क्या इसकी पृष्ठभूमि है? और एक आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ट्राइड एंड टेस्टेड कानून था, वो चल रहा था, तो क्या ज़रूरत पड़ेगी उसको रिप्लेस करने की? देखो हर्ष, मुझे लगता है कि जहाँ तक इसको चेंज करने की मंशा रही होगी सरकार की, वो एक तो ये रही होगी कि कॉलोनियल हमारा जो लॉ अभी तक चल रहा था बहुत पुराना था, तो उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ रही थी। और जैसे जैसे चेंज होता गया तो नए नए चीज़ें उभरती हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया बहुत आ गया है, उसके लिए भी कोई कानून बनाने थे, उसकी भी ज़रूरत पड़ रही थी, जो सोशल मीडिया के थ्रू जो क्राइम्स हो रहे थे। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें लाने के लिए अभी बहुत ज़रूरत थी कि उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट्स या उसको चेंज किया जाए। तो इसलिए एक ऐसा कोई कानून आए जो हम भारतीयों के लिए अपना हम जिसको कह सकें, क्योंकि ये बहुत पहले का, इंडिपेंडेंस से पहले का कानून अभी तक जो आईपीसी था वो चल रहा था। तो अभी इसी को जो है लागू जो किया गया है वो है भारतीय न्याय संहिता, जो अभी आपको पता है कि 1 जुलाई से लागू हुआ है। तो मुझे लगता है इसके पीछे यही मंशा रही होगी कि जो पुराना कानून है उसको नए कानून से चेंज किया जाए। जी मैम, इसमें 2 थॉट प्रोसेसेस हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कहा जाता है कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आईपीसी थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, लगभग 150-200 साल पुराने कानून थे, और वो आज की डेट में वो मतलब उनकी एक सार्थकता भी नहीं महसूस की जा रही थी। तो आप इन दोनों जो कन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज हैं, इसको आप कितना एग्री करती हैं? देखो हर्ष, जैसे कोई नया कानून आता है तो उसका जो प्रोज एंड कॉन्स कुछ टाइम के बाद ही पता चलते हैं। अभी जो कानून आया है अभी देखने में अच्छा लग रहा है, उसको सेक्शन जैसे पहले कम से कम 500, आईपीसी में 511 सेक्शन थे, अब कम करके कम हो गए हैं, अब 358 के लगभग हैं। पहले चैप्टर 23 थे, अब चैप्टर 20 हो गए हैं। तो और उनको संगठित कर दिया गया है। एक जो टाइप के जो ऑफेंसेस है वो ऑलमोस्ट इकट्ठे कर दिए गए हैं। तो ऐसे चेंजेस आए हैं, थोड़ा सरल करने की मेरे ख्याल से कोशिश की है। बट अब जो इसका इम्पैक्ट होगा, प्रोज एंड कॉन्स, वो हमें आने वाले समय में पता चलेगा कि अभी भी इसमें कुछ रहता है, कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो वो समय के साथ साथ होती रहेगी। परंतु अभी इसको जो पढ़ने से हमें लगता है जो कुछ चीज़ें हैं वो देखने में लगता है कि फ़ायदा करेंगी, कुछ ऐसे भी लगता है कि जो चीज़ें अननेसेसरी हैं अभी थोड़ी क्लियर नहीं है, तो वो थोड़े टाइम आने के से उसमें कोई अमेंडमेंट अगर होगी या कोई टाइम आने में उसके प्रभाव पता चलेंगे कि वो उसमें क्या हमें फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होगा। जी, और जैसा कि आपने बताया कि नेसेसरी था कि जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट है उनको हटाया जाए, क्योंकि वो बहुत
पुराने हो चुके थे और कहीं ना कहीं मॉडर्न व्यू और मॉडर्न थॉट प्रोसेस और जो मॉडर्न क्राइम का जो सिनेरियो उसको वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। और जैसा कि हम मैम देखते हैं कि जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं, कोर्ट्स में जब केसेस आते हैं, चाहे हम क्रिमिनल की बात करें, हम सिविल की बात करें, बहुत ज़्यादा समय भी उसमें लगता है और बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस उसमें जुड़ जाते हैं, जिस वजह से जो लिटिगेंट है उसको भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। और बीइंग एन एडवोकेट, अब जब भारतीय न्याय संहिता के तहत आप केसेस फाइल कर रहे हैं, मतलब कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील कर रहे हैं? हर्षी, अभी जैसे इसके अंडर जो अभी कोई केसेस हैं, अभी कुछ ही टाइम पहले शायद एक एफआईआर रजिस्टर हुई है इस नए कानून के। अभी इतने कानून अभी थोड़ा टाइम में आना शुरू हो गए, एफआईआर लॉन्च होंगी जब जो कोई क्राइम होगा, जो ऑफेंसेस हो गए इस नए कानून में होगी, तो ऑब्वियसली ये इसी कानून के अंडर अब जो ट्रायल वगैरह चलेंगे, तो आने वाले टाइम में हमें भी हम भी अभी इसमें नए हैं, हम भी इन चीज़ों को अभी पढ़ रहे हैं, नए एक्ट को समझ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इसका हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये हम इसमें क्या दूसरे पुराने कानून से क्या हमें इसमें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है या क्या इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो ये अभी टाइम आने पे ही हमें पता चलेगा। मैम, सेलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो बीएनएस के क्या सेलिएंट फीचर्स हैं? कुछ तो जैसा आपने कहा कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड कानून है वो इसके पार्ट हैं ही, और कुछ क्राइम्स को इकट्ठा कर दिया गया और काफ़ी हद तक कंसाइज करने की कोशिश की है ताकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो जाए एक प्रोसेस को इन्वॉल्व करना। तो वैसे क्या सेलिएंट फीचर्स हैं बीएनएस के? इस जो एक्ट के है बीएनएस के, कुछ इसमें नए सेक्शंस ऐड करे हैं। जैसे इसमें पहले चाइल्ड की जो डेफिनेशन थी वो नहीं है, अब इसमें सेक्शन 2(3) में इसमें चाइल्ड के डेफिनेशन को ऐड किया है। सेक्शन 48 ऐड किया है जिसमें भारत के बाहर जो रहकर जो क्राइम है इंस्टिगेट करते हैं कि इंडिया में क्राइम करने के लिए, वो ऐसे कुछ क्राइम उसमें जो अबेटमेंट है आउटसाइड इंडिया, जो ऑफ एन ऑफेंस टू बी कमिटेड इन इंडिया, किसी को वो ऐसे सेक्शन इसमें ऐड किया है। इसमें सेक्शन 73 ऐड किया है, 69 ऐड किया है, जो व्यक्ति अगर छल या कपट या किसी को अल्योरमेंट दे के, मैरिज का झांसा दे के उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उसके वो भी इसमें ऐड किया है। सेक्शन 95 इसमें ऐड किया है जिसमें हायरिंग और एम्प्लॉइंग अ चाइल्ड, जो बच्चा है उसको किसी क्राइम के लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए उसको अगर करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो मुझे लगता है तब इस सेक्शन को ऐड करने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि लोगों को इतना अवेयर हो गए थे कि भी जो बच्चा है वो उसको सज़ा नहीं मिलती है कानून में, उसको जुवेनाइल में चढ़ता है वो इजीली। जैसे निर्भया वाले केस में एक जुवेनाइल था, तो उसको लेके तो लोगों ने मुझे लगता है ये करना शुरू कर दिया था कि बच्चों को इंस्टिगेट करके उनसे कोई क्राइम कराना चाह रहे हो या उनसे कोई ऑफेंस कराना, तो उसी वजह से शायद ये कि एक सेक्शन इसमें ऐड किया हो। एक सेक्शन 552 ऐड किया है जिसमें भारत की अगर अखंडता, उसकी संप्रभुता में कोई उसके थ्रेट है या उसकी खतरे में डालने वाला कोई ऐसा कार्य करते तो उसको भी दंडनीय बताया गया है, और उसमें भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। जी, मतलब काफ़ी सारे ऐसे काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो उसमें ऐड हुए हैं। बाकी जो सेक्शंस हैं इनके अलावा कुछ सेक्शंस को हटाया भी गया होगा शायद। कुछ सेक्शंस में इसमें हटाया गया है। अडल्ट्री है, 309 जो सुसाइड का था वो उसमें से हटा दिया गया है। 377 जो सेक्शंस हैं वो भी हटा दिया गया था, और जो सेडिशन का वो सेक्शन था वो हटा दिया गया था, क्योंकि उसमें एक और ऐड कर दिया था कि जो मैंने अभी कहा 1552 जो ऐड कर दिया गया है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को जो अगर कोई उसके खिलाफ कोई या उसके ऐसा कोई क्राइम करता है तो वो डाल दिया गया था। इसलिए देशद्रोही का जो था वो हटा दिया गया है, क्योंकि अब ये कानून इतना आईपीसी जो था उतना पुराना था उस टाइम का राजा और प्रजा का जो था, वो हटा के अब ये नया सेक्शन इसमें ऐड कर दिया गया। जी मैम, जब हम पुलिस की रोल की बात करते हैं, जब हम ऑफेंसेस की बात करते हैं, अब जैसा आपने बोला कि बीएनएस के तहत एफआईआर रजिस्टर भी हो रही हैं और काफ़ी केसेस अब आने स्टार्ट भी हो गए हैं, एप्लीकेबिलिटी भी हो ही रही है, तो
पुलिस का रोल और पुलिस को के रोल को स्ट्रीमलाइन कैसे किया गया इन कानूनों के तहत, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो एक आम नागरिक होता है, जो उसका जब भी कोई क्राइम उसके साथ कमिट होता है या वो कहीं पे क्राइम कमिट करता है, तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या हम कहें फर्स्ट लाइन ऑफ एंगेजमेंट अगर हम कहें तो वो पुलिस होती है। तो पुलिस के रोल को कितना स्ट्रीमलाइन किया गया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ग्रीवियांसेस, अगर हम कंप्लेनेंट साइड की बात करें तो उनकी ये रहती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन थॉरली नहीं हो रही है या चार्जशीट टाइम से नहीं पेश हो रही, और अगर हम अक्यूज साइड की बात करें तो उनका ये कहा जाता है कि पुलिस ने हमें फंसा दिया है। तो पुलिस के रोल को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है क्या नए कानून में, और क्या उनको पावर्स दी गई हैं? इस एक्ट में जो CRPC को जो रिप्लेस किया है नए एक्ट ने, जो प्रोसीजरल एक्ट है उसमें पुलिस को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, टाइम फ्रेम हर सेक्शंस में कर दिया गया है, और ताकि हर एक जो ऑफिशियल है जो इन्वॉल्व है वो अपने टाइम फ्रेम में काम करे, ताकि वो स्पीडी ट्रायल हो सके और लोगों को न्याय मिल सके। जी। और मैम FIRs की जब हम बात करते हैं तो आजकल टेक्नोलॉजी का युग है और हम देख रहे हैं कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी है, तो FIRs को इजीली वो की जाएं, और हम एविडेंसेस की बात करें तो उसको भी क्या कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी दिया गया है? बिल्कुल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक का भी बिल्कुल जो एविडेंसेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR लॉन्च करना, वो पहले भी हो चुका था वैसे, कि आप अपनी FIR थ्रू उस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रजिस्टर कर सकते थे, बट परंतु अब इसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक अब चीज़ें इतनी इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल हो रहा है, तो ये कानून के अंडर लाना भी बहुत ज़रूरी था। तो इसमें क्या है कि FIR प्लस जो एविडेंसेस हैं वो सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं कि कैसे डिजिटल जो हमारे पास एविडेंस है वो कैसे प्रूव होंगे कोर्ट में, और क्या क्या उनका प्रोसेस रहेगा। तो ये सारा चीज़ें देख के माध्यम से इस एक्ट को कई बार हम ये भी देखते थे कि जब एक FIR पुलिस के पास रजिस्टर होती है तो पुलिस का जो प्रथम कार्य होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन करके, अगर उसमें केस बन रहा है या तो चार्जशीट फाइल की जाए या फिर FR फॉल्स रिपोर्ट लगा के उसको क्लोज़ किया जाए। पर कई बार हम देखते थे कि अक्यूज़ जो होता है वो कस्टडी में होता है और पुलिस चार्जशीट भी फाइल नहीं कर पाती, तो डिफ़ॉल्ट बेल भी अक्यूज़ को नहीं मिलती। तो इस मामले में कुछ समय को लेके कुछ इसको फिक्सेशन ऑफ टाइम को किया गया? ये एक जैसे ही कोई क्राइम रिपोर्ट होता है तो पुलिस जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, किसी को अगर अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर्स तो वो मजिस्ट्रेट के पास मैंडेटरी है कि उनको प्रोड्यूस करना ही करना है। और उसके बाद जो पहले पीरियड था कि जो रिमांड का जो कोर्ट में पेश करते थे, रिमांड कोर्ट उसको देती थी कि भाई अगर ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन की पुलिस को तो वो पुलिस कस्टडी देती थी, नहीं तो जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज दिया जाता था। अब इसमें भी टाइम फिक्स कर दिया गया है, 90 डेज़ के बाद जो है वो चलान 60 डेज़ के अंडर आपको पुट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सारी की सारी इसमें जो नया एक्ट है उसमें और ये काफ़ी बेखूबी चीज़ की गई है, क्योंकि अक्सर जब हम डिलेज़ की बात करते थे मैम, और ख़ासकर हम क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिले उसमें होता था कि पुलिस टाइम से चार्जशीट फाइल नहीं कर रही, उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग नहीं हो रही, और अब इन हर चीज़ को सिस्टमेटिक कर दिया गया कि कितने दिन के अंदर चलान पुट होगा, कितने दिन के अंदर चार्जशीट फाइल की जाएगी। और मैं ये भी पढ़ रहा था कि ये कहा गया कि जो भी FIR रजिस्टर होती है विद इन 3 ईयर्स आपको उसकी जजमेंट प्रोक्लेम करनी पड़ेगी। हाँ, ये टाइम फ्रेम बिल्कुल कर दिया गया है एक्ट के अंडर, परंतु जो डिलेज़ है वो एक लेवल पे नहीं, हर बहुत जगह स्टेजेस पे किसी चीज़ की वजह से हो जाता है। कई बार पुलिस के उस पर जैसे पुलिस के पास मल्टीपल चीज़ें हैं करने का, और भी उनके पास कार्य करने के लिए होते हैं, वो चीज़ें रहती हैं, उसी की वजह से पहले भी कोई ना कोई डिले रहता था। अभी ये टाइम फ्रेम कर दिया गया है एक्ट में कि भी इतना सो दैट कि जल्दी से लोगों को न्याय मिल सके, ये कोशिश की है नए एक्ट में। परंतु जो डिले की आप बात कर रहे हो वो डिले कहीं ना कहीं सभी के पार्ट पे कहीं ना कहीं रहता था, कोई ना कोई, क्योंकि कभी स्टाफ की कमी है, कभी
कोर्ट में कोई एविडेंस जो है वो नई टाइम पे आ रही हैं या नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ें, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक केस को डिले करने में वो डिले जिसकी वजह से वो डिले होता था। जी, डिले टैक्टिक्स की आप जिक्र कर रहे हैं, और अक्सर बीइंग ए सीनियर एडवोकेट आप इस चीज़ को बखूबी ऑन कैमरा मान रहे हैं कि ये टैक्टिक्स प्लॉय की जाती हैं और इस वजह से भी डिले होती है। और प्रोसीजरल कभी ये हर चीज़, कभी ये जानबूझ के भी होती हैं, कभी कोई टैक्टिस, डिलेइंग टैक्टिस, कभी कहीं अनजाने में कोई किसी रीज़न की वजह से, कि जैसे हर एक अब आप देखते हो कि अदालतों पे इतना प्रेशर है, इतना लिटिगेशन, इतना प्रेशर है, वो इतना काम करने के बावजूद भी कई बार नहीं हो पाता है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैप्स, मतलब किसी न किसी पे, एडवोकेट्स पे भी है, कहीं ना कहीं पुलिस पे भी है। तो ये सब आप एक किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि इनकी वजह से ये डिले हो रहा है, तो ये सारा कंट्रीब्यूट करती हैं थोड़ी कहीं ना कहीं डिले के पर लिए। अकाउंटेबिलिटी की मैम जब हम बात करते हैं, और जैसे BNS आ गया है, तो मैं ये पढ़ रहा था, और आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि जैसा कि आपने डिले का एक जिक्र किया कि डिले एक इशू रहता था जिस वजह से, और कहा यह भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो मैम सुनने में ये आ रहा है कि अब 2 से ज़्यादा एडजर्नमेंट्स आपको नहीं मिल सकती हैं किसी भी केसेस में। हाँ। और एक चीज़ मैं उसमें और भी जोड़ना चाहूँगा, जब हम पुलिस की बात कर रहे थे तो अक्सर 161 CRPC के जो तहत जो बयान दर्ज करती थी पुलिस, उसमें कई बार जो विटनेसेस होते थे वो हॉस्टाइल हो जाया करते थे जब वो एग्जामिनेशन इन चीफ उनका कोर्ट के समक्ष होता था। तो अब ये भी एक प्रोसेस है कि जो उनके 161 CRPC के बयान हैं वो वीडियोग्राफी के तहत करवाए जाए, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए आप। हाँ, हर चीज़, जैसे आपने कहा कि ये जो 161 के बयान हैं, इसमें क्योंकि जो अगर विटनेस ही नहीं आके बोलेगा तो वो आके, क्योंकि जनरली क्या होता है कि पहले पुलिस के पास जो बयान देते हैं विटनेसेस, और वो कोर्ट में आके मुकर जाते हैं, पर उसमें उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि उनको, अगर हमने कुछ देखा है तो हमारी ड्यूटी भी है और वी आर बाउंड कि हम उनको सच बताएं पुलिस को कि हमने आई विटनेस जो है वो जाके देखें। तो इसमें एक्ट में ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं और क्लियरली बताया गया है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है। परंतु अब प्रैक्टिकली जो अब कोर्ट में हम लोग, या जब ये क्योंकि अभी इसमें शुरू हुए ही हैं, अभी मुझे लगता है अब जब लागू हो गया है तो अब इसमें FIRs होंगी, रजिस्टर होंगी और चलेगा। तो आने वाले दिनों में इसके परिणाम आपको दिखने शुरू हो जाएंगे कि क्या ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कितनी है और कितना ये हेल्प करेगा हमारे न्याय प्रणाली में अब हमारे जो केसेस को स्पीड अप करने के लिए। जी, और मुझे लगता है कि काफ़ी वेलकम मूव ये है कि जब भी हम बयान पुलिस के समक्ष देते हैं तो लोगों को थोड़ा सा वो फियर ख़त्म हो गया था कि हम पुलिस के आगे जो बयान देते हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, हम उस पर मुकर सकते हैं। तो पर जब एक वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत आपका बयान जब 161 के तहत कोर्ट के समक्ष जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उस पर हॉस्टाइल हो जाएं, और केसेस में फिर जो डिले होता है वो भी रुक जाता है। मैम, एडजर्नमेंट की बात मैं आपसे कर रहा था कि 2 से ज़्यादा एडजर्नमेंट्स नहीं मिलेंगी, और मतलब त्वरित न्याय की जब हम बात करते हैं, स्पीडी जस्टिस की जब हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं सार्थक होगा, तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल है कि भाई वैसे भी इन आम अगर ऐसे भी देखा जाए तो कोर्ट एडजर्नमेंट देने में कोई वो नहीं रहता कि हमें एडजर्नमेंट देनी ही देनी है, बट कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होती हैं, या तो कोर्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो छुट्टी पे हैं, या फिर एडवोकेट की, मतलब सबके कोई ना कोई दिक्कतें, पर्सनल भी के दिक्कतों की वजह से भी कई बार जो डिले होता है। बट कोई रीजंस ऐसे होते हैं कि कई बार कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो नहीं हो सकते हैं। बट BNS में ये मेंशन कर दिया गया है कि आपको जब अब ये फाइंडिंग्स देनी पड़ेंगी अगर आप एडजर्नमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, अब ये फिक्स है तो अब ये थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ, अब दो अगर 2 के बाद तीसरी है तो कोई ऐसा कोई, अगर किसी को बहुत ही मजबूरी है कि तीसरी कोई एडजर्नमेंट लेनी पड़े तो उसको कोई सफिशिएंट कॉज या ऐसा कुछ बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न है कि वो एडजर्नमेंट उसको लेनी पड़ रही है या कोर्ट को देनी पड़ रही है। मैम, बीइंग एन एडवोकेट, सच ए सीनियर एडवोकेट, आपको लगता है कि जो एडजर्नमेंट का जो एक कानून लाया गया कि एडजर्नमेंट्स ना मिले, इससे जो हम देखते थे कि साल दर साल लग जाते थे केसेस डिसाइड होने में, इसमें ये भी है कि विद इन 45 डेज़ भी आपको जजमेंट प्रोक्लेम करनी पड़ेगी, तो इससे जो लिटिगेंट्स है, एक आम नागरिक जब कोर्ट के दरवाजे के समक्ष वो आता है, उसको फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। हर एक कानून को यही सोच के बनाए जाते हैं कि जो लिटिगेंट्स हैं उनको एक तो सस्ता और जल्दी न्याय मिले,
क्योंकि जैसे आपने कहा कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जी। तो इन्हीं सभी को देख के, क्योंकि अब ये है कि अभी पेंडेंसी इतनी है, कोर्ट्स में इतना प्रेशर है, तो मे बी वो भी एक रीज़न होता है कि थोड़ा सा डिलेइंग होता है। फिर बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़े सारे और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से डिले केसेस में हो जाता है। कई बार विटनेसेस नहीं आती हैं, कई बार विटनेसेस की डेथ हो जाती हैं, तो ये बहुत सारे कानूनी जो पेच हैं उनकी वजह से भी कई बार हो जाते हैं। बट तो अब ये मैंने जैसे कहा कि अब नए एक्ट आ गए हैं, अब इनमें कितना आगे कितना स्पीडअप होएगा ये आपको आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा, क्योंकि अभी केसेस इनमें चलेंगे। अब ये अभी FIRs में रजिस्टर होनी शुरू हो गई है 1 जुलाई से, क्योंकि लागू हो गया है। तो अब आप आने वाले दिनों में आप है, अगर इसमें भी कुछ लगता है कि कोई डिलेइंग अभी भी कुछ है, तो आने वाले दिनों में इसमें अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं। जी, और जैसा आपने कहा कि वक्त के साथ ही हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से BNS इफ़ेक्टिव है, और हमारी तो उम्मीद यही है कि जो लोगों के मामले साल दर साल लंबित रह रहे हैं न्यायालयों में, वो जल्द से जल्द निपटें, और यही मकसद के तहत BNS भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है। मैम, क्राइम अगेंस्ट वीमेन की जब हम बात करते हैं, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम देख रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन बढ़ भी रहा है, बहुत सारे ऐसे मामले भी आ रहे हैं। तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन को किस प्रकार से हाईलाइट किया गया है BNS में, और क्या इसमें कोई एडिशन भी किया गया है? हाँ, इसमें हर चीज़ जो पहले पुराने में IPC में थे वही कानून वही हैं, पर इसमें कुछ में जो मैंने जैसे कहा कि कुछ एडिशन हुई है, कुछ डिलीशन हुए हैं, और कुछ वही रहे हैं, परंतु वो एक जगह कर दिएंगे। जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो सेक्शन 64 और से 71 और 74 से 79 एंड 124 में डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। और इनके जो पहले पुराने सेक्शंस थे वो थोड़ा चेंज हो गए हैं, बट कईयों की परिभाषाएं और उनकी सज़ाएं और उनमें कईयों में जो महिलाओं के अगेंस्ट स्पेशली जो कानून है, जो उसमें सज़ाएं हैं वो कठोर कर दी गई हैं महिलाओं और बच्चों के लिए। जी। तो ये इसमें जो है प्रावधान है वो नया एक प्रावधान है कि उसमें ज़्यादा कठोर सज़ा कर दी गई है। जी, और मैम सज़ा की जब हम बात करते हैं, एक कानून का जिक्र आपने शुरुआत में भी किया था कि उसको ऐड किया गया है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी कंसील करके शादी करते हैं, या फिर रेप ऑन द फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, उसको ऑफिशियली लागू कर दिया गया है। तो वो जो कानून है, इस बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी आप हमारे दर्शकों को कर दें। हाँ, जो मैंने कहा कि जो वो सेक्शन 69 जो सेक्शन है वो उसमें ऐड किया गया है। जो व्यक्ति छल कपट या कोई अलोरमेंट दे के, कोई शादी का झूठा वादा करके किसी महिला से कोई शारीरिक या लैंगिक संबंध बनाता है, तो उसमें वो कंसिडर उसको एज अ रेप कंसिडर किया जाएगा, जिसकी सज़ा जो है इसमें 10 साल की गई है और फाइन भी है। तो ये सेक्शन जो है ये इसमें न्यू जो एक्ट है इसमें ऐड कर दिया गया है। जी, और जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि महिलाओं के प्रति गंभीरता दिखाते हुए काफ़ी सारे ऐसे कानून लाए गए हैं जहां पे महिलाओं की सुरक्षा और महिला की इज़्ज़त को सामने रखते हुए कानून इस प्रकार से लाए जा रहे हैं। मैम, जब हम बात करते हैं ऑफेंसेस की, तो पहले हम देखते थे कि जब भी कोई ऑफेंस होता था तो उसके बाद जो पनिशमेंट्स होती थी उसमें, जब हम इकनॉमिकली अगर हम बात करें तो फाइन्स काफ़ी कम हुआ करते थे, 50 रुपये, 100 रुपये, 250 रुपये, जो कि शायद अब से 100-150 साल पहले काफ़ी रेलेवेंट होंगे, पर शायद अब रेलेवेंट नहीं है। तो अब फाइन्स में क्या चेंज किया गया है, और जब हम सज़ा की बात करते हैं, सज़ा में क्या डिफरेंस लाया गया है? देखो, सज़ा जैसे मैंने कहा कि एक कठोर कर दी है और ज़्यादा कर दी गई है। किसी में डेथ पेनल्टी कर दी है, मिनिमम 10 ईयर्स 7 ईयर्स मिनिमम 7 ईयर्स से बढ़ा दी है। मिनिमम जो हीनियस क्राइम्स हैं उनमें मिनिमम 7 तो है ही है। और जैसे मैंने कहा अभी सेक्शन 69 में इसमें 10 ईयर्स के कर दिए। अगर कोई किसी 16 साल की बच्ची के साथ छोटी 16 साल से है एज में, उसके साथ रेप होता है तो उसके साथ 20 ईयर्स प्लस डेथ पेनल्टी है। मिनिमम 20 ईयर्स तो है ही है, प्लस फाइन है। तो इसमें सज़ा बढ़ा दी गई है और कठोर कर दी गई है। जी, और मैम कम्युनिटी सर्विस का एक जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो काफ़ी कॉमन है, पर इंडिया में अब वो BNS के आने के साथ एक कम्युनिटी सर्विस की भी बात की जा रही है कि जब कोई ऑफेंस घटेगा तो एज अ पनिशमेंट आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ाइन हो, या ज़रूरी नहीं है कि आपको जेल ही जाना पड़े, आप कम्युनिटी सर्विस भी कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिटी सर्विस है ये किस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये किन केसेस पे ये लागू होगा?
जैसे कम्युनिटी सर्विसेज हैं, इनमें जैसे पिटी केसेस हैं, छोटी छोटी चोरी का केसेस है, 5000 की कम रुपीज़ की कम की चोरियां हैं, छोटे छोटे न्यूसेंस हैं, ये छोटे छोटे जो हैं जिसके लिए लोगों को बहुत लंबे समय तक कोर्ट के केसेस में भुगतना पड़ता उनमें क्या है कि ये जो लोग हैं जो ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, जैसे छोटी चोरी है या कुछ है, ये हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनको हम सोसाइटी में फिर से फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कह लो, या फिर कि दे आर नॉट हैबिचुअल क्रिमिनल, दे आर नॉट हार्डकोर क्रिमिनल्स। तो उनको एक मौका उसमें दिया है सुधरने के लिए, ताकि वो कम्युनिटी सेंटर कम्युनिटी सर्विसेज के थ्रू उनको पनिशमेंट दी जाए। इसमें जेल और फाइन का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान किया गया है। मैम कम्युनिटी सर्विस किस प्रकार की हो सकती है? हॉस्पिटल में काम करना इसमें या स्कूल क्या में? है कि अभी नए एक्ट में कम्युनिटी सर्विसेज का कोई अभी डिफाइन नहीं गई है कि क्या होंगी कैसे होंगी, ये टोटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होंगी कि वो किस तरह की कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी रिलीजियस प्लेस में जाके कोई सर्विसेज कराने के बारे में हो या फिर कोई जैसे पहले भी होती थी, जैसे जुवेनाइल्स को ऐसी सर्विसेज दी जाती थी, जैसे कोई ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए कोई उसको दिया जाए। तो इस प्रकार की सर्विसेज हैं ये जो कम्युनिटी सर्विसेज में फॉल करती हैं। और आपको लगता है कि कम्युनिटी सर्विस का जो कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर हो सकता है, खासकर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए? बिल्कुल, क्योंकि जनरली जो पिटी केसेस हैं, छोटे छोटे केसेस हैं, मैंने जैसे कहा चोरी की, छोटी छोटी किसी ने चोरी कर ली या कोई किसी ने लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा कर लिया, न्यूसेंस कर ली, तो उसके लिए ये उनको एक मतलब रिहैबिलिटेशन के उस पर्पस से ये एक्ट में मेरे ख्याल से कम्युनिटी जो सर्विसेज हैं वो लाया गया है जी, और काफ़ी हद तक गेम चेंजर साबित हो सकती है। मोनिका सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम कानूनी सलाह में आए और बदलते कानूनों के बारे में आपने अपनी एक राय रखी और हमें और दर्शकों को अवेयर भी किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कानूनी सलाह कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।